an ammeter and 4 ohm resistor and a voltmeter. ये बेटा इसने इंफॉर्मेशन दी है सर्किट से रिलेटेड। ये स्विच कनेक्टेड है, एक रेजिस्टर पी ये कनेक्टेड है, 4 ओम का रेजिस्टर है। इसके क्रॉस इसने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ये एक बैटरी 9 वोल्ट की कनेक्ट की हुई है, और यहाँ पर एक एम मीटर कनेक्टेड है सीरीज में। इस सर्किट की कंपोनेंट्स को इसने यहाँ डिफाइन किया, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अब जो फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि स्टेट ओहम्स लॉ, आपको ओहम्स लॉ को डिफाइन करना है, स्टेट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हम्म। बेटा ये इसकी स्टेटमेंट बनती है, किसी भी कंपोनेंट के लिए, किसी भी रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू दैट रजिस्टर, और कीपिंग टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। तो किसी भी रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को, आपको पता है कि वो करंट जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और एक और फैक्टर होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है बहरहाल। तो मैं अब इसकी डिटेल्स में ओहम्स लॉ की तरफ नहीं जाना चाह रहा, सिंपल स्टेटमेंट है इसकी। तो इससे हम्म। मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ कि रेजिस्टर हमारे पास है ये पी, ये वाला रेजिस्टर is a cylinder of length L made from conducting modeling clay. Figure 6.2 shows resistor P। ये resistor P की डायग्राम है, इसकी लेंथ L है। P has a resistance of 8 ohm, तो इसका रेजिस्टेंस है 8 ohm। The switch in the circuit is closed. Calculate reading on the ammeter। तो ammeter के ऊपर रीडिंग हमें फाइंड करनी है। तो इस सर्किट का ये स्विच क्लोज हो गया, अब करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से इसमें से पास करता हुआ जा रहा है, यहाँ से पास करता हुआ यहाँ जा रहा है। तो दोनों रेजिस्टर्स के लिए अगर आप देखें तो करंट के पास से करंट सेम होगा, सिंगल पाथ है करंट का। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब बेटा अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है और हमें एम मीटर की रीडिंग यानी करंट चाहिए, तो अगर हम अपने ट्रायंगल को याद करें और बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें सर्किट के, तो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी। मैंने कहा था जब भी आपको बैटरी का करंट चाहिए या टोटल करंट चाहिए, तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इस केस में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 दोनों रेजिस्टेंस का सम होगा। तो एक रेजिस्टेंस आपके पास 4 है, दूसरी 8 है, तो टोटल रेजिस्टेंस बन गए 12 ओम। अब आपके पास बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर 9 वोल्ट है, ये आपके पास गिवन है 9 वोल्ट। तो हम करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं, तो ये 9/12 जो है हमारे पास, तो आंसर। सर मुझे पिछले से कुछ पूछना था, पिछले पहले क्या ओम्स लॉ की डेफिनेशन दिखा सकते हैं?
सर आपने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टर। थ्रू रेजिस्टर लिखना लाजमी है या नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, वो तो सेंटेंस के अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए करंट कहाँ से पास कर रहा है, पीडी किसके अक्रॉस है, सेंस एंड डेवलप करने के लिए। एंड सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट लिखें, फिजिकल कंडीशंस ना नहीं लिखें दो, तो भी सही होगा ना? नहीं दोनों को लिखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास एम मीटर की रीडिंग आ गई 0.75 एम्पियर। और ये कैसे आई है, हमने क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड थे, यहाँ से हमने, मैंने कहा था ना जब भी सर्किट का क्वेश्चन हो सबसे पहले करंट को चेक करो। तो यहाँ से करंट इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए आपको नजर आ रहा है, करंट का सिंगल पाथ है, करंट सेम है, ये सीरीज में है और एक से ज्यादा रेजिस्टर है, इसलिए आपको टोटल रेजिस्टेंस इसकी वर्कआउट करनी पड़ी। उसके बाद करंट है, जो आपको बैटरी का करंट या टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है, वो वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 9 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 8 + 4 12 आ गई। तो 9/12 मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.75 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। तो एम मीटर की रीडिंग आपके पास 0.75 एम्पियर आ गई। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिकली टू द रेजिस्टर पी। तो पी में जो पावर है रेजिस्टर पी के लिए, वो पावर आपको कैलकुलेट करनी है। तो पावर के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं वो है पी इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर पी दैट इज 12, नहीं 12 नहीं है, 8 थी, तो जी 8 है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ पी इज 8 ओम, और करंट अभी आपने फाइंड किया 0.75 ओम, सॉरी एम्पेयर। पावर आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है, तो इसका मतलब अब आपके पास सूटेबल इक्वेशन ये है, आप इसको यूज कर लें। तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, इसको यूज करके हम जो है इसकी पावर को फाइंड कर लेते हैं। तो 0.75 स्क्वायर इंटू 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4.5 वॉट्स। तो जो पावर ट्रांसफर हुआ वो 4.5 वॉट्स हुआ। तो पहले फेज में एग्जामिनर ने आपसे ओहम्स लॉ को डिफाइन कराया, फिर उसके बाद आपको सीरीज में दो रेजिस्टर कनेक्टेड थे, उधर से पूरे सर्किट का करंट फाइंड करा, यानी बैटरी का करंट निकलवाया। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टर के अंदर पावर की कैलकुलेशन कराई है उसने। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहे हैं कि रेजिस्टर पी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, द कंडक्टिंग मॉडलिंग क्ले फ्रॉम द रेजिस्टर पी इज रीशेप्ड। ओके, ये इसने इसको रीशेप किया है, and to make a second cylindrical resistor that has the same volume है, और इसकी लेंथ जो है वो हाफ होगी। ओके, तो आपको करना क्या है, वो कह रहा है कि इसी पी को उसने रीशेप किया, वॉल्यूम को सेम रखा है, लेंथ को हाफ कर दिया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रीशेप्ड रेजिस्टर। इस रीशेप्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। लेट दिस रेजिस्टेंस बी R2। ये रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब वॉल्यूम सेम है, यानी यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है, से दैट वॉल्यूम इज V1। अगर इसकी इस लेंथ को मैं L1 कह लूं और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 कह लूं, तो V1 इज इक्वल टू A1 इंटू L1। ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड ये वाला इसने रीशेप किया, इसका भी वॉल्यूम अगर मैं कह देता हूँ V2 है, तो अगर इसका एरिया A2 है और इसकी लेंथ L2 है, तो वॉल्यूम की इक्वेशन बन जाएगी A2 इंटू L2। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब V1 शुड बी इक्वल टू V2, दोनों रेजिस्टेंस का वॉल्यूम इक्वल होगा। और ये बन गया A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। पहले वाले का एरिया A है और लेंथ अगर L है, तो दूसरे का एरिया A2 मुझे नहीं पता,
लेकिन लेंथ मुझे उसने बता दिया कि हाफ होगी। तो ये आपके पास लेंथ लेंथ से कैंसिल आउट होगी, ये टू यहाँ चला जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ गई 2 है। ये मैं डायरेक्ट बोल देता तो शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता कि ये ट्वाइस कैसे हो गया एरिया। अब मैंने ये यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है और जो इसका वॉल्यूम है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। पहले वाली सिचुएशन में वॉल्यूम है A1 L1 और V2 का वॉल्यूम है A2 L2, दोनों वॉल्यूम इक्वल है। और जब ये इस पहले वाले शेप में इसका एरिया A1 A के इक्वल है, ठीक है, लेट दिस A1 बी इक्वल टू A। और जो ये सी पर दोबारा समझा सकते हैं? ये बेटा उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना। तो ये आपके पास अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका एरिया A1 A के इक्वल है और लेंथ L1 L के इक्वल है, तो V1 की वैल्यू क्या बनेगी? V1 बन जाएगा बेटा A × L। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इसकी लेंथ L है और मैंने इसका एरिया A अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब बेटा ये जो सेकंड हमारे पास वी शेप्ड है, इसका वॉल्यूम V2 है। अब मुझे यहाँ पर देखो, एग्जामिनर ने कहा है कि इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, अब वॉल्यूम सेम है, तो ऑब्वियसली अगर लेंथ हाफ होगी तो एरिया डबल होना चाहिए। इसको मैं मैथमेटिकली यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह से मैथमेटिकली ये बात समझ में नहीं आ रही, तो इसको आप खुद इस तरह से सोचो कि अगर आपके पास एक च्युइंगम है, अगर आप उसको यूं स्क्वीज करेंगे तो उसका ऑब्वियसली उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, उसकी लेंथ कम होगी। तो ऐसे ही आप इसको सोचें, अगर लेंथ अगर इसकी डबल होगी, लेंथ इसकी हाफ होगी, तो एरिया को डबल करेंगे तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो अगर उस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो वॉल्यूम दोनों को इक्वेट कर लो। वॉल्यूम पहले वाले का A × L रखा है मैंने, तो सेकंड वाले का वॉल्यूम बनेगा A2 × L2। A2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन L2 सेकंड वाले की लेंथ L/2 के इक्वल है, तो L2 की जगह मैंने L/2 रखा। तो ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल आउट हो गई, तो ये 2 यहाँ चला गया, तो A2 = 2A आ गया, यानी एरिया डबल हो गया। ये मैंने दोनों वॉल्यूम क्यों इक्वेट किए? क्योंकि उसने यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे सेम वॉल्यूम है। और ये जो सिलेंडर है हमारे पास, इसका वॉल्यूम V1 वो किसके इक्वल है? A × L के इक्वल है। और जो सेकंड वाला है सिलेंडर जो नया शेप में बना, इसका वॉल्यूम V2 A2 L2 के इक्वल है। अब A2 मुझे नहीं पता, लेकिन L2 की वैल्यू मुझे उसने यहाँ बता दी है, दैट इज L/2। तो मैंने यहाँ A2 की जगह L/2 रखा, और ये लेंथ कैंसिल आउट होगी और 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसका एरिया 2A हो गया। ठीक है, अब बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसने हमारे पास जो इक्वेशन है रेजिस्टेंस की, वो दो इक्वेशंस है। अगर आप रिकॉल करें तो किसी भी रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल विद लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद एरिया, ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, एंड फॉर मेटल्स हमने कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ये चार बातें थी जो हमारा रेजिस्टेंस का फैक्टर डिपेंड करता था। और रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज होती है। जब किसी भी वायर में जब चार्ज मूव करेगा, तो वो दूसरे चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, दीवारों से टकराएगा, और टकरा कर मूव करते हुए उसको जो मुश्किलात होंगी, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, उसको रेजिस्टेंस कहा जाएगा। अब रेजिस्टेंस को यहाँ पर एक और फैक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है R = ρL/A। L is the length of the conductor, A is the cross sectional area, rho is the resistivity type of conductor की प्रॉपर्टी, और साथ में आर इसकी रेजिस्टेंस आ गई। यानी अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि यार ये सवाल मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे पास ओहम्स लॉ से V = IR, यहाँ से एक रेजिस्टेंस का फार्मूला मिलता है V/I, और दूसरा मेरे पास फार्मूला है ρL/A। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन से मैं रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकता हूँ इस सवाल में, जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन में मुझे पी के लिए उसने यहाँ पर जो हिंट दिया, उसने देखे, उसने उसके शेप को चेंज किया है। इसका मतलब वो आपको कौन सी इक्वेशन यूज कराना चाह रहा है? वो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन यूज कराना चाह रहा है आपसे। और रेजिस्टिविटी यानी R = ρL/A। यहां से अगर रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाए तो इक्वेशन बनेगी RA/L। ठीक है, तो अब आप इसमें एक तरीके का
दो मेथड है इसके, एक तो डायरेक्ट कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगी, एक इसको मैं इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये आपके सर पास, रो और आर दोनों रेजिस्टेंस है? जी बेटा, क्या चीज बेटा? रो और आर दोनों रेजिस्टेंस को डिनोट कर नहीं रहे हैं। बेटा, हाँ रेजिस्टेंस को वो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे रो है, दैट इज द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। हम इसको यूं सोचते हैं कि अगर हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो रो बन जाता है आर ए अपॉन एल। ये ए यहाँ चला गया, एल डिनोमिनेटर में आ गया, रो को अलग अकेला कर दिया हमने, रेजिस्टिविटी को। फिर हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। यानी अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसका वॉल्यूम वर्कआउट करो, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह 1 मीटर आ गया, लेंथ की जगह 1 मीटर आ गया। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे, सर रो रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम को है और रेजिस्टेंस बस टोटल रेजिस्टेंस है। हाँ यूं समझ लेना। तो जो रेजिस्टेंस हमें 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम ऑफर करेगा, उसको रेजिस्टिविटी या रो कहते हैं। और रेजिस्टेंस आपके पास प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज, ठीक है, या उसको डिफिकल्टीज जो देंगे जब वो फ्लो कर रहा होगा। इसको आप यूं ध्यान में रखिए। अब मैं बेटा, क्योंकि देखो ये सेम मटेरियल है, ठीक है ना, सेम कंडक्टिंग क्ले है, मॉडलिंग क्ले है कंडक्टिंग मटेरियल की। तो इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करना चाहो, तो बेटा ये आपके पास यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है। और अगर मैं आपको बोलूँ इसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और R1 है, आर आर भी नहीं R1 कह लेते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन बनाओ रेजिस्टिविटी की टर्म में, पहले वाले केस में। तो आपके पास रो का फॉर्मूला बनता है RA/L। तो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसका एरिया A1 है, इसकी लेंथ L1 है, ठीक है। तो ये मैंने इस वाले पीस की, जिसकी रेजिस्टिविटी आपके पास रो है, इसकी मैंने यहाँ पे रो की वैल्यू फाइंड कर ली फॉर दिस। लेट दिस रेजिस्टिविटी बी रो 1, मैं इसको रो 1 कह देता हूँ। उसके बाद जब हमने इसको रीशेप किया, तो उस वक्त हमारे पास ये शेप आ गया। अब हम इसके लिए दोबारा से रेजिस्टिविटी को सोचते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज RA/L। तो बेटा इसकी रेजिस्टिविटी को मैं रो 2 कह देता हूँ, ये हमारे पास केस 2 है। इसकी रेजिस्टेंस R2 हो गई, एरिया A2 हो गया, और लेंथ को L2 कह दिया मैंने। तो मैंने ये दो इक्वेशंस, पहले मैंने इस वाले मॉडलिंग क्ले के लिए रेजिस्टिविटी की इक्वेशन बना ली, फिर मैंने सोचा कि इस वाले की रेजिस्टिविटी की इक्वेशन बना लूं। अब क्योंकि दोनों सेम मटेरियल्स हैं, तो मैं रेजिस्टिविटी 1 को इक्वेट कर सकता हूँ रेजिस्टिविटी 2 से। ये बिल्कुल ऐसे है, दो कॉपर की वायर्स हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी तो सेम होगी क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो यहाँ पर रो 1 की जगह पर मैंने R1, A1 और L1 को प्लेस किया, और रो 2 की जगह मैंने R2, A2 और L2 को मैंने प्लेस कर दिया। अब ये मेरे पास ये इक्वेशंस बन गई। अब मैंने सोचा कि यार ये जो मेरे पास P था, इसकी ये वाला हमें इसने मॉडलिंग क्ले दिया, इसको उसने नाम दिया रेजिस्टेंस P का, और इसकी रेजिस्टेंस उसने 8 ओम हमें बताई हुई है। तो मैंने R1 की जगह इसकी रेजिस्टेंस को 8 प्लेस किया। और मैंने ये बेटा, अगर आपको याद हो, जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो मैंने इसके एरिया को A कंसीडर किया है और इसकी लेंथ को L कंसीडर किया। तो मैं A1 की जगह पर A रिप्लेस कर रहा हूँ, और L1 की जगह पर L रिप्लेस कर रहा हूँ। अब बेटा R2 मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे फाइंड करनी है। और मैंने जब यहाँ पर वॉल्यूम को इक्वेट किया, तो मेरे पास इस सेकंड वाले पीस की वॉल्यूम एरिया आ गया A2, किसके इक्वल आ गया, पहले वाले का ट्वाइस, यानी 2A के इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे 2A लिख दिया। और एग्जामिनर ने मुझे बताया है यहाँ पे कि इसकी लेंथ को उसने क्या किया, हाफ किया। तो मैंने L2 की जगह पर यहाँ पर L/2 रख दिया। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो बेटा ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास, और ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट इज इक्वल्स टू R2, ये वाला 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई ये डिनोमिनेटर से नीचे से ये वाला 2 ऊपर चला गया। तो अब आपके पास ये R2 किसके इक्वल बन जाएगा बेटा? R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/4, यानी 2 ओम, क्वार्टर हो गए। ठीक है, तो आप चाहें तो एग्जामिनर को ये वर्किंग अपनी जो है ये इस तरह से उसको आप शो कर सकते हैं। तो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 2 ओम के इक्वल। ठीक है, अब ये आपके पास 2 ओम के इक्वल न्यू रेजिस्टेंस आ गई। और अब बेटा इस यहाँ पे एक मिनट, गलत जगह पे। ठीक है, और अगर किसी को मैथमेटिकली वैसे भी समझ में आने वाली बात है, अगर इसका लेंथ हाफ करेंगे तो इसका एरिया डबल होगा। तो इसको यूं भी सोच सकते हैं बेटा, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो रहा हो तो रो इंटू एल अपॉन ए। तो एरिया को, लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो ये आपके पास रो एल अपॉन 4A बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रही है कि फोर रेजिस्टेंस जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप सोचे, मैंने वैसे बेसिकली इसी तरह से सोचा था, लेकिन बच्चों के लिए इसको प्रूफ करने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, ये मुझे सारा मैथमेटिकल वर्क के इक्वेशंस का काम करना पड़ा। ठीक है, आई होप इसमें कोई मसला नहीं है। आप इसको दोबारा से इसको एक दफा समझ लें कि हमारे पास ये जो ये एरिया था, इसका वॉल्यूम था V1, इसका एरिया A1 मैंने A के इक्वल लिया, इसकी लेंथ L1 को मैंने L के इक्वल लिया। तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टिविटी की इक्वेशन RA/L, यानी रेजिस्टिव वन को मैंने R1 A1 और L1 के इक्वल रख दिया। और जब इसका नया शेप बना उस वक्त की रेजिस्टिविटी इसकी आपके पास बन गई बेटा रो 2 इज इक्वल टू R2A2/L2, ये इसके इक्वल बन गई। अब बेटा इसको हमने यहाँ पर इस रेजिस्टिविटी को रेजिस्टिविटी 1 से इक्वेट किया, वैल्यूज को प्लेस किया। रेजिस्टेंस R1 की 8 के इक्वल है, एरिया A के इक्वल है, और लेंथ जो है L1 वो L के इक्वल है। तो यहाँ पर एरिया 2 टाइम्स हो गया था, यहाँ पर लेंथ हाफ हो गई थी। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी कम टू नो के न्यू रेजिस्टेंस वुड बी 2 ओम। अब बेटा नेक्स्ट है, the reshaped resistor is connected into circuit instead of a resistor P। ठीक है, अब P को उसने रिमूव कर दिया, जो नया रीशेप्ड रेजिस्टर है उसको उसने कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द न्यू रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, शो योर वर्किंग। अच्छा, ये वोल्ट मीटर है, इसकी न्यू रीडिंग चाहिए आपको, ये रीडिंग चाहिए। और द रेजिस्टेंस इज नाउ चेंज, यहाँ पर अब ये P को उसने हटा दिया और अब उसने नया रेजिस्टर लगाया जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, और हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब है कि हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अब हम सोचते हैं, अप्रोच करते हैं कि यार मुझे ये वोल्टेज फाइंड करनी है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो मेरे पास इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस तो नोन है जिसकी मुझे वोल्टेज चाहिए, मेरे पास करंट नोन नहीं है। तो अगर मेरे पास ये करंट यानी एम मीटर की रीडिंग, इस सर्किट का करंट आ जाए तो मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड कर लूंगा। अब मैंने जब ये सोचा तो इसके लिए मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा? देखो अब सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया चेंज, तो मुझे दोबारा से ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मुझे यहाँ पर दोबारा से यूज करना पड़ेगा। और अब मुझे दोबारा से आर टोटल की जरूरत पड़ेगी इस नए सिनेरियो में। तो आर टोटल मेरे पास कितना बनेगा बेटा? यहाँ पे आर टोटल मेरे पास बनेगा 2 + 4 6 ओम्स। बैटरी की वोल्टेज तो मुझे पता है वो 9 है, तो मैंने 9/6, ये 9/6 को मैंने यहाँ पे प्लेस किया। तो ये हमारे पास बन गया 9/6 1.5 एम्पेयर। सो द न्यू करंट इन दिस सिचुएशन इज 1.5 एम्पेयर। तो मैंने करंट की जगह 1.5 और रेजिस्टेंस की जगह 4 रखा।
तो ये मेरे पास नई वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई, दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जामिनर ने कहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। वोल्ट मीटर की रीडिंग इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये तो मुझे पता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर P की जगह मुझे नई शेप की मॉडलिंग प्ले है उसको लगाया गया है, उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब रेजिस्टेंस चेंज हुई है तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट चेंज हो गया। तो इस बात को सोचते हुए मैंने दोबारा से इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाली, और उसके बाद करंट फ्रॉम द बैटरी उसको फाइंड किया। उस करंट को फाइंड करके मैंने यहाँ पर V इक्वल टू आई आर में उस करंट की वैल्यू 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। तो दिस इज हाउ आई विल सॉल्व दिस। मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा। तो मैं अब इसके स्टेप्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मेरे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट आ गई। तो बेटा ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था इसका, पेपर 2 1 का। तो इसमें उसने करंट इलेक्ट्रिसिटी को एग्जामिन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है ये क्वेश्चन। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि एक इंसुलेटिंग रॉड इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एक रॉड है जो प्लास्टिक की बनी हुई है और इनिशियली अनचार्ज है। द रॉड इज रब्ड विद क्लॉथ एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई उसको जब क्लॉथ से रब किया। तो अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिकॉल करें तो हमारे पास कुछ ऐसा होता था, अगर आपको मैं याद कराऊं। ये हमारे पास एक मैंने ग्लास रॉड कंसीडर की है, ये कोई डस्टर या क्लॉथ वगैरह है, इसके साथ हमने इसको रब किया। अब फिर हम ये कहते थे कि जो क्लॉथ और डस्टर या जो रॉड है, जो भी आप कंसीडर कर लें, रॉड और क्लॉथ कंसीडर कर लें या डस्टर, इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। उस फ्रिक्शन से हीट एनर्जी जनरेट होती है। उस हीट एनर्जी की वजह से किसी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं दूसरी बॉडी में, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की गई थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए, कि रबिंग या फ्रिक्शन से किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा, ये मैंने क्लास में भी लिखवाया भी था बोर्ड पे, कि जब भी दो बॉडीज के दरमियान में फ्रिक्शन होगी, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। ये हमारे पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे अगर फर्ज करते हैं, अगर हमारे पास ये सिनेरियो है, इसमें रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब द रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन। देखें, हम किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता था, उस चार्ज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? हमारे पास किसी भी बॉडी पे जब चार्ज आता है तो हम कहते हैं कि इम्बैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स का जो इम्बैलेंस होता है वो किसी भी बॉडी पे चार्ज को रिजल्ट करते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स पॉजिटिव चार्ज। वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जरा इस जो मैंने यहाँ पर ग्लास रॉड वाली एग्जांपल ली है, इस ग्लास रॉड वाली एग्जांपल को सोचें। इन दिस केस द रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट मींस द रॉड loses electron, cloth gains electron। क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इसी तरह से इसको इन्वर्स करते। तो अगर आप इसको देखें, इफ दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ इज पॉजिटिवली चार्ज, देन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द क्लॉथ लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड दिस रॉड गेन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो रॉड बन जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज, और क्लॉथ हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ये होता है बेटा जब भी फ्रिक्शन है। तो उसमें दो सिनेरियोज बन सकते हैं, या तो आपके पास ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब रॉड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया।
ये दो सिनेरियोज ही बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है कि द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो इस बॉडी पे चार्ज आ रहे हैं उसको अगर हम क्योंकि इसने सवाल में यही पूछा है, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाट हैपेंस एज द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यही सवाल है उसका जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स यानी कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, व्हाट हैपेंस एज द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जब रॉड नेगेटिवली चार्ज हुई तो क्या हुआ, इस चीज को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इसका आंसर एक मॉडल आंसर बना देता हूँ, इसको फिर आप लेटर ऑन भले इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा अपने वर्ड्स में। तो बेटा यही मैंने आंसर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। When the plastic rod is rubbed with a cloth, electron transfer from the cloth to the rod. The rod gains electrons and becomes negatively charged, while the cloth loses electron and becomes positively charged. यही बात उसने पूछी थी जो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो ये हम लोग जो है विंटर 25 पेपर 2 1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। अ लाइट बॉल हैज अ थिन कंडक्टिंग सरफेस, इसकी थिन कंडक्टिंग सरफेस है। द बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड। द बॉल इज नॉट चार्ज। द नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट close to the ball. Figure 7.1 shows that the ball experiences a force attracting it towards the negatively charged rod. Explain in terms of particles how an electrical conductor differs from an electrical insulator. आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देखें दोनों सिनेरियोज में, पहले ये एग्जामिनर की ट्रिक है। तो यहाँ पर उसने आपको इस फिगर को डिफाइन किया और बिल्कुल ही डिफरेंट सवाल उसने आपको उठाकर दे दिया कहीं और से। तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिफर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का अगर डिफरेंस रिकॉल करें तो हमने कहीं पर लिखा होगा, तो अच्छा हमने इसको डिफाइन शायद नहीं किया, मैंने कहीं पर किया होगा। चलो मैं यहाँ दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ। तो सर हमारे खाली पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस का फर्क होगा ना? हाँ बस यही लिखना है बेटा हमें। तो कंडक्टर्स जो है दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाइल इंसुलेटर्स में जो है उनके पास आपके पास टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ। तो बेटा यहाँ पर हम इस सवाल के आंसर में
यहाँ पर हम 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो हम सिंपल लिख देते हैं कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स while insulators have tightly bound electrons with nucleus। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंसुलेटर्स में, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। देन द नेक्स्ट इज, तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड इन एटम्स। किसके एटम्स में बेटा? एटम्स जो इंसुलेटर्स के। हाँ, इंसुलेटर का वर्ड यूज होगा तब ठीक है, हाँ तब ठीक है। अगर इंसुलेटर के बगैर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ। हम्म। So the conducting surface of the ball contains both negatively charged particles. The conducting surface of the ball, ये बॉल की बात हो रही है। कौन सी बॉल? जो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, दिस वन। The conducting surface of the ball contains both negatively charged particles and positively charged particles. Explain what happens to the negatively charged particles and to the positively charged particles as the rod is brought close to the ball. अब ये जब इसके करीब आ रही है तो उस वक्त आपको इसको डिफाइन करना है। तो अगेन हमें अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में वापस जाना पड़ता है, और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमने ये ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है बेसिकली। तो यहाँ पर एक आपके पास मैंने मेटल स्फेयर कंसीडर की हुई है, कोई भी स्फेयर आप ले लें। ये एक चार्ज, नेगेटिवली चार्ज रॉड है। अब बेटा क्या करेंगे हम? अब देखें, ये जो नेगेटिवली ये नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल करेंगे। और क्योंकि देखें, एक बात आपने याद रखनी है, ये बात हमने क्लास में लिखी हुई थी, पॉजिटिव चार्ज विल नेवर मूव। पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता, बल्कि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके हिसाब से सोचना होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अब दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड विल नॉट अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस, रिमेंबर दैट। ये क्या करेगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव ही नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो थोड़ी मूव होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है वो मैं भी जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचो कि यहाँ से एटम्स ने, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसने यहाँ पर जो इसके नियर एंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को उसने रिपेल किया टू द फार साइड ऑफ द बॉल। ये फार साइड पे आ गए। अब बेटा जिन एटम्स में से ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया, उस एटम के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? उसने, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, ये जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसने यहाँ पर स्फेयर के नियर एंड पे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया टू द फार साइड ऑफ द बॉल, एंड द नियर साइड ऑफ द बॉल वुड एक्सपीरियंस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई, एंड व्हेनेवर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट मींस इट्स पॉजिटिव चार्ज। जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड। नेगेटिवली चार्ज रॉड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी टू द फार साइड, ठीक है, और नियर एंड के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द मूवमेंट। ये वो मूवमेंट है जो टेक प्लेस कर रही है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अब इनके दरमियान अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो सर बेटा इस एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे ना। जी बेटा। तो एटम्स के, आप बोल रहे हैं कि एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल होते हैं। हाँ बेटा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल स्फेयर है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिपेल होकर दूर चले गए। नहीं, आपने बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं। वही ना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में ही तो होगा, और कहाँ होगा? अगर ये न्यूक्लियस है,
ये यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से निकल के कहीं कभी कहीं दूसरे एटम में चला जाएगा, किसी और का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना। वो इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड अपने ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि एटम्स में इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अच्छा, वही मतलब तो फ्री। इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम से अलग नहीं होते, एटम्स के पास ही, एटम्स के अंदर ही होते हैं। हाँ, तो एक से निकल के दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे से निकल के तीसरे में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे वो उनको फ्री अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। गॉट इट। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज रॉड ने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया टू द फारदेस्ट साइड, और नेरेड एंड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका मतलब, अगर मैं इसके आंसर को सोचूंगा तो आंसर कुछ ये हमने लिखा हुआ है कि नेगेटिवली चार्ज रॉड रिपेल्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल स्फीयर टू द फारदेस्ट एंड causing deficiency of electron at nearer end, and that deficiency results positive charge। इसी तरह से इसको मैंने इन्वर्स किया था, मैंने कहा अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड आएगी तो क्या होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड आ रही है तो दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, इसके करीब आएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स के करीब आने से क्या होगा बेटा, जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जब भी कोई भी चार्ज रॉड, चार्ज बॉडी हम लेकर आते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके करीब ला रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शफल करते हैं, इधर वो दूसरे एंड पे चले जाते हैं या करीब नियरर एंड पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नियरर एंड पे आ जाएगा, ठीक है, जिन एटम्स में से निकल कर आएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी टू द फार साइड, और नियरर एंड पे डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस पेपर में एग्जामिनर ने एग्जामिन कराया है आपसे, और ये 3 मार्क के लिए अब हम इसको आंसर करेंगे। तो सर, नेगेटिवली चार्ज जो रोड होती है उसमें पॉजिटिव आयंस होते ही नहीं है। पॉजिटिव बेटे प्रोटॉन तो होंगे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए। एक्सेस में। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए तभी तो वो नेगेटिव हो गई। भाई किसी भी ठीक। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। अगर किसी एटम के अंदर हम किसी भी एटम में किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेस में कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिवली वो चार्ज। पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल।
तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया कि when the negatively charged rod is brought nearer, the electron in the ball are repelled and move to the far side of the ball. This makes deficiency of electron at the nearer end. ठीक है, thus the nearer end becomes positively charged and the far side end becomes negatively charged due to excess of electron. ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल इज टुवर्ड्स द रॉड। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास जो है ये इसके दरमियान 2 मार्क का है, तो जो बॉल जो है वो टुवर्ड्स क्यों मूव कर रही है इसको हमने जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए जो है अब आप इसको हम कह सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं यहाँ पे इसके ऊपर शो कर देता हूँ कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गए, ये नेगेटिव आ गए। तो ये हमारे पास अब बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज को सोचे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन ये इसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसको अब मैं 2 मार्क का है इसका आंसर डिजाइन करते हैं। The closer end to the rod is positively charged and farthest end is negatively charged। ठीक है, तो according to electrostatic laws, unlike charges attract each other, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, 2 चार्जेस हैं, करीब वाले पे पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब 2 काम हो रहे हैं, दोनों मेंशन करना यहाँ पे मुझे लगता है जरूरी होगा हमें। देखो यहाँ पर ये क्लोजर एंड है, इसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्टिव, ये क्लोजर एंड है, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन से। तो अब क्योंकि उसने यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है रिजल्टेंट फोर्स का। अब रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यहाँ पर वो आपको ये समझाना चाह रहा है, वो आपसे ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली 2 फोर्सेस है ना, एक ये अट्रैक्टिव फोर्स है और एक रिपल्सिव फोर्स है। ये नेगेटिव रॉड इस नेगेटिव एंड को रिपेल कर रही होगी, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही होगी। इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो, उसमें अगर आप देखें द बॉल इज मूव क्लोजर, बॉल क्लोजर गई है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो हम इसमें लिख देते हैं, इसको हम दोनों फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस repel, the force of attraction at nearer end is greater than
the force of repulsion at farthest end, thus the resultant force is towards the rod। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो रॉड की तरफ है, क्योंकि ये उस तरफ मूव कर रहा है, जिस तरफ ये मूव कर रहा होगा रिजल्टेंट फोर्स की वही डायरेक्शन होगी। तो ये यहाँ पर अगर अगर ये अवे जा रहा होता, यानी ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होती, तो इसकी पोजीशन ये वाली बनती। तो ये यहाँ पर था और यहाँ से इधर गया, यानी करीब जा रहा है। इसने शो भी किया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ लग रही है। तो यहाँ पर हमने इसको एग्जामिनर को बता दिया है कि ये हमारे पास क्लोजर एंड पॉजिटिवली चार्ज है, फारदेस्ट एंड पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज के मुताबिक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द नियरर एंड, वहां पे अनलाइक चार्जेस बन रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्जन एट द फारदेस्ट एंड। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ग्रेटर फोर्स वाली साइड पे होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी आपके पास क्या बन जाएगी, टुवर्ड्स द रॉड।